हेलो दोस्तों, मैं सतपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कंप्यूटर क्लासेस पर। दोस्तों, अपने चैनल पर काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, ना ही अपने लाइव क्लास दी है, तो काफ़ी समय हो गया है डीएक्टिव हुए। अब अपन इसको फिर से एक्टिव कर रहे हैं और आप सभी के लिए खुशी की बात है कि अपन इस पर टीओ, ट्रेनिंग ऑफिसर, ग्रुप 2, पटवारी, इन सभी के लिए अपन एक बढ़िया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको वीडियो रिकॉर्डेड दिए जाएंगे जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होंगे आपके टीओ के लिए, ग्रुप 2 पटवारी के लिए। और इसी में अब हम एक एक से ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी अपने यूट्यूब चैनल से दोबारा से जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी बताएं कि अपना चैनल है स्टार कंप्यूटर क्लासेस, जिसमें अपना कंप्यूटर का बिट डिटेल्स, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आगे प्रोसेस करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टीओ के लिए और ग्रुप 2 के लिए जावा लैंग्वेज, जिसके आज बारे में हम सीखेंगे कि जावा लैंग्वेज क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है, प्लस कॉम्पिटिटिव बेस अपने जावा लैंग्वेज से क्वेश्चन किस तरीके से बनती है। तो दोस्तों, ये अपनी जावा लैंग्वेज कंप्यूटर की एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होने के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है। इस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम वगैरह बनाए जाते हैं वो किसी भी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, या इस लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम बनाने के लिए किसी भी मशीन या हार्डवेयर के बारे में जानकारी होना कोई आवश्यक नहीं होता है। और इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए, या वीडियो गेम्स बनाने के लिए, या कोई भी एक ऐसा पोर्टेबल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जहाँ पर हम कोई भी प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो जावा लैंग्वेज है ये अपने इंटरनेट के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है और आगे भी होती रहेगी। इसलिए इस लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर के लिए एक वरदान साबित माना गया है, इंटरनेट के लिए एक वरदान साबित माना गया है। और देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि जावा लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सेलरेटेड। और इसके आपके इन्वेंटर हैं आपके जेम्स गॉसलिंग, जो सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी उसमें काम करते हैं। इन्होंने इस जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया है, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर अर्थात इस लैंग्वेज का पितामह भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों इन्होंने इस लैंग्वेज में कार्य करके इसको विकसित किया और ये एक प्रोजेक्ट के रूप में विकसित की गई लैंग्वेज थी, जिसे 1995 में बनाया गया। मार्केट में लॉन्च भी आपका पहला वर्जन इसी में हुआ था। और ये जो लैंग्वेज थी वो ऊप के रूप में थी। दोस्तों, जो ऊप लैंग्वेज होती है उसका अर्थ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ग्राफिक्स से संबंधित होती है। तो ये जो पूरी लैंग्वेज है ना वो ग्राफिक्स से संबंधित है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आसान लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा आपकी यूज की जा रही है इंटरनेट पर। इंटरनेट पर कोई भी गेम्स आता है, वेब पेज आते हैं, एनिमेशंस आते हैं, वो सभी आपके जावा लैंग्वेज में ही विकसित किए जा रहे हैं। इसकी अदर सब लैंग्वेज भी होती हैं, वो भी इसमें यूज की जाती हैं वेब पेज वगैरह बनाने में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाएगा तो जावा लैंग्वेज यूज की जाती है। जावा लैंग्वेज को सबसे पहले बनाया गया था, तब इसका नाम ओक रखा गया था और इसे 91 में ये नाम दिया गया था। बाद में इसमें नाम में चेंजिंग की गई थी और जो कि 1995 में जावा के रूप में ये लैंग्वेज विकसित हुई। वर्तमान में भी ये इसी नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों, ये जो लैंग्वेज थी ये एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य किया गया था। इसमें जो जेम्स गॉसलिंग थे ना, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। इसमें और भी उनके साथ कर्मचारी थे, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। पूरी एक टीम के रूप में कार्य किया था, जिसे अपने इसके एक अलग से नाम दिया था ग्रीन टीम। तो इस प्रोजेक्ट में जिस टीम ने कार्य किया इस लैंग्वेज को विकसित करने के लिए, उस लैंग्वेज की टीम को हमने नाम दिया था ग्रीन टीम, जिन्होंने ये पूरी लैंग्वेज बनाई थी। और इस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम वगैरह बनाए जाते हैं उनके एक्सटेंशन नेम डॉट जावा में सेव किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फाइल के टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे जावा की फाइल का टाइप पता चलता है ये किस प्रकार की फाइल है, जावा की बनी हुई फाइल है। इसके लिए हम एक्सटेंशन नेम यूज करते हैं डॉट जावा।
नेक्स्ट जावा के हम वर्जन देखते हैं। तो जावा का सबसे पहला वर्जन आया था जो ओक के बाद अपना नया नाम लेकर जावा के रूप में आई थी, तब इसका जावा का सबसे पहला वर्जन जो मार्केट में लॉन्च किया गया वो 95 में ही किया गया था। और 95 में जो पहला वर्जन यूज हुआ था वो जेडी के अल्फा एंड बेटा के रूप में यूज हुआ और सक्सेस रहा था। उसके बाद एक वर्जन आते गए दोस्तों, कम से कम इसके लगभग 20 के समथिंग इसके वर्जन आ चुके हैं। और अभी वर्तमान में अगर लेटेस्ट वर्जन की हम बात करते हैं तो वर्तमान में इसका लेटेस्ट वर्जन है जावा SE 19। ये आपका है 20 सितंबर 2022 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। अभी अपने 2 वर्जन और लॉन्च होने वाले हैं जो कि अपकमिंग वर्जन के रूप में यूज किए हैं अभी, ये जावा SE 20 और जावा SE 21। ये आपके 2023 में आएंगे, मार्च 2023 में आएंगे और ये सितंबर 2023 में आएंगे। दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है कि काफ़ी समय से जो वर्जन आ रहे हैं वो ईयर में मार्च और सितंबर में ही लॉन्च किए जा रहे हैं। आपके साल में 2 वर्जन आ जाते हैं, फर्स्ट वर्जन मार्च में लॉन्च कर दिया जाता है और सेकंड वर्जन सितंबर में लॉन्च कर दिया जाता है। इससे हमने पिछली ईयर के भी वर्जन देखे थे तो वो वर्जन भी मार्च और सितंबर में ही लॉन्च किए गए थे, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि नहीं मार्च और सितंबर में ही लॉन्च करनी है। आगे देखते हैं इसके बारे में जावा एप्लीकेशन। तो दोस्तों इसमें जो जावा अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें 4 प्रकार के एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब होता है जिन पर हम कार्य करते हैं। तो जो जावा लैंग्वेज है वो कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर के लिए कार्य करती है, तो अभी मुख्य रूप से इनको 4 ही टाइप्स में डिफाइन किया गया है कि किस किस क्षेत्र में अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो वो अपने 4 टाइप्स के रूप में अपन इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका मोबाइल एप्लीकेशन। तो दोस्तों मोबाइल में जितने भी अपने ऐप्स आ रहे हैं, जो एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं, अपना एंड्रॉयड मोबाइल होता है अपना, तो जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं वो सभी आपके जावा में बनाए जा रहे हैं। उसके अदर एप्लीकेशन भी होते हैं, गेम्स वगैरह भी होते हैं, कुछ आपकी अदर फाइलें भी होती हैं, वो सब आपके इसी मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो जो अपनी पहली एप्लीकेशन है उसको अपन नाम देते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, ये एंड्रॉयड मोबाइल के लिए यूज की जाती है। इसका सेकंड टाइप है स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। ये दोस्तों अपने विंडोज़ अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। जो अपन डेस्कटॉप घरों में अपने कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे हम PC भी कहते हैं, उनमें भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें भी एप्लीकेशन होती है। तो उन एप्लीकेशंस के लिए अपना इसका सेकंड टाइप यूज किया जाता है जिसका नाम है स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस। इसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या विंडोज एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो अपने जितने भी विंडो से संबंधित सॉफ्टवेयर आ रहे हैं या जितने भी विंडो से संबंधित सॉफ्टवेयर अपने बन रहे हैं, जो अपन आज यूज कर रहे हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर आपके सेकंड टाइप में रखे गए हैं जिसका नाम है स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस। और दोस्तों इसका थर्ड टाइप आता है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस में वेब पेजेस वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, या वेब पेजेस में कुछ वेबसाइटों के लिए भी यूज होते हैं, वेबसाइटों को रन कराने के लिए यूज होते हैं, और वेबसाइट्स के वेब पेजेस को भी रन कराने के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डायनेमिक वेब पेज बनाई जाती है। और ये एक JSP रहता है आपका, एक सर्वलेट भी रहता है। यहाँ पर अगर हम डायनेमिक वेब पेज की बात करें तो दोस्तों डायनेमिक वेब पेज वो वेब पेज होते हैं जिनके कंटेंट्स बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी अपन कुछ ऐसे वेब पेज ओपन करते हैं जिनके कंटेंट्स हर बार अलग से अलग रूप में दिखते हैं, अपन रिफ्रेश करते हैं तो उसके कंटेंट चेंज हो जाते हैं, वो सभी डायनेमिक वेब पेज के रूप में यूज किए जाते हैं। अगर हम डायनेमिक वेब पेज का और एग्जांपल देखते हैं तो आपकी जो ई-कॉमर्स कंपनी होती है, आपने देखा होगा जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं या फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप उनको जितनी बार रिफ्रेश करते हो हर बार एक नया पेज आ जाता है, हर बार एक नए पेज में एक नए कंटेंट्स के साथ डिस्प्ले होती है, वो सभी आपके डायनेमिक के रूप में होती है। इसी में दोस्तों एक पेज और होता है जिसका नाम होता है स्टैटिक। ये स्टैटिक इस जस्ट इसका अपोजिट होता है। स्टैटिक वो पेज होते हैं जिनके कंटेंट्स कभी बदलते नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है, एक जगह फिक्स जो कभी भी बदलता नहीं है। तो वो वेब पेज वो होते हैं जिनके कंटेंट्स कभी भी बदलते नहीं है, आप चाहे जितनी बार भी ओपन करो, चाहे जितनी बार भी आप उनको रिफ्रेश करो, उनके कभी कंटेंट्स बदलते नहीं है। तो उन दोनों में से सबसे ज़्यादा अगर अपन जावा की बात करें तो अपने डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एक सिक्योर तरीके का भी वेब पेज होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन हर बार चेंज होकर आती है, एक अपडेट रूप में मिलती है। तो यहाँ पर हमें अपडेट इन्फॉर्मेशन के रूप में भी इस वेब पेज का हम यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर वेब एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा यही वेब पेज बनाया जाता है। नेक्स्ट जावा रहता है, जावा सर्वर पेज। ये अपने जावा लैंग्वेज खुद के पेज बनाती है, जिसे अपन सर्वर पे अपन रन कराते हैं, सर्वर अपन होस्टिंग करा देते हैं, वो JSP में यूज की जाती है। ऐसे एक सर्वलेट अपना एप्लीकेशन होता है जो जावा के अंदर यूज किया जाता है, सब प्रोग्राम्स के रूप में यूज होते हैं ये। अगर इसकी अपन फोर्थ एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो फोर्थ एप्लीकेशन अपनी इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है। यहाँ पर अगर अपन इंटरप्राइज की बात करें तो इंटरप्राइज कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और एप्लीकेशन तो जानते ही हो, जो आप चलाते हो या जो हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस में यूज़ किए जाएंगे? किसी कंपनी में यूज़ किए जाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर जो कंपनी में यूज़ किए जाते हैं वो एक पोर्टल के रूप में होते हैं, जिनका यूज़ कोई भी बैंकिंग संबंध से हो सकता है या कोई भी अकाउंट से संबंधित होता है, ये किसी भी चीज़ से संबंधित होते हैं, लेकिन ये सिंगल टास्किंग के लिए यूज किए जाती है। जैसे अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में जो उनका एप्लीकेशन यूज हो रहा हुआ वो किसी अदर सेक्टर में यूज नहीं हो सकता। अगर हम चाहें अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। ऐसी अकाउंट का सॉफ्टवेयर होगा वो अकाउंट के लिए यूज किया जाएगा। अर्थात इंटरप्राइज एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र में यूज किए जाते हैं और उस क्षेत्र में उसके एक पोर्टल के रूप में होते हैं, जिन पर केवल उससे क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपने कौन से होते हैं दोस्तों? इंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं। इस तरीके से जावा में 4 प्रकार की एप्लीकेशंस फाइल होती हैं जिन पे हम वेब प्रोग्रामिंग करते हैं, जिन पर हम अपना पूरा वर्किंग सिस्टम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं जावा लैंग्वेज कंपोनेंट्स। अगर अपन जावा के कंपोनेंट्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स को अगर अपन और डिफाइन करें कि किस तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट्स हैं वो आपकी वर्किंग एरिया से संबंधित होते हैं। मतलब इसमें 3 कंपोनेंट्स को हमने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है कि जो जावा लैंग्वेज अगर अपन कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो कितने स्टेप से ऊपर गुजरना चाहिए, या जावा में हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह किस तरीके से होना चाहिए, कंप्लीट से स्टार्टिंग या स्टार्टिंग से कंप्लीट पूरी प्रोसेसिंग जो होती है वो इन 3 स्टेप के रूप में डिफाइन की गई है। इसमें दोस्तों आपको क्रम भी याद करना है, इनका क्रम टूटना नहीं चाहिए कि पहला स्टेप कौन सा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला कंपोनेंट्स या वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है तो JDK का होता है। दूसरा स्टेप पूछा जाए तो दूसरा स्टेप होता है आपका JVM का होता है। अगर तीसरा स्टेप पूछा जाए तो तीसरा स्टेप होता है JRE का। तो ये तीनों स्टेप मिलकर जावा लैंग्वेज की एक कंप्लीट प्रोसेसिंग को करते हैं, जिसमें से पहला है अपना JDK। इसका मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। इसे अपना अभी आगे एक एक से तीनों को समझते हैं, क्योंकि ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम्स के लिए भी, प्रोग्राम्स के लिए भी। सेकंड है अपना जावा रन टाइम इन्वायरमेंटल, और तीसरा होता है अपना जावा वर्चुअल मशीन। ये तीनों प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने एक कंप्लीट प्रोग्राम्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अपन तीनों को देखते हैं एक एक से। पहला है जावा डेवलपमेंट किट। दोस्तों यहाँ पर आपको किट से ही समझ में आ रहा हुआ कि ये किट होती है, किट किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कॉम्बो पैक के रूप में मिलती है, जिसमें सारे सब टूल्स होते हैं। उन टूल्स से अपन कोई अदर चीज़ बना सकती है। तो जैसे अभी हमने पिछले उसमें पेज में सीखा था कि जावा जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करते हैं अपन वेब पेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो अपने किट मिलेगी वो किससे संबंधित मिलेगी? वेब पेज को बनाने से संबंधित मिलेगी। तो पहला अपना एप्लीकेशन डेवलपिंग टूल्स। तो जो अपनी JDK होती है, यहाँ पर सबसे पहला अपने जो टूल्स मिलते हैं वो एप्लीकेशन बनाने के लिए मिलते हैं। अगर अपने कोई एप्लीकेशंस बनाने हैं तो उसके लिए अपने टूल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ऊप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें ऑब्जेक्ट के सारे टूल्स पहले से मौजूद होते हैं, जिससे इसकी कोडिंग आसान हो जाती है। अगर इसके टूल्स पहले किट के रूप में नहीं मिलते तो हमें एक एक चीज़ की क्या करनी पड़ती है? कोडिंग करनी पड़ती है। तो आज हमें किट के रूप में मिलती है तो हम पूरी किट को उठाकर उसको यूज कर लेते हैं। तो पहला जो स्टेप है, इसका जो पहला स्टेप यूज किया जाता है वो एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशंस बना सकते हैं।
जैसे एप्लीकेशन आपने गेम बना लिया, कोई भी कार्टून बना लिया, कोई भी एनिमेशन बना लिया, या कोई भी आपने एक शॉर्ट वीडियो बना लिया, तो उसके लिए जो आपको किट की जरूरत पड़ेगी वो आपका यही स्टेप यूज होगा जिसका नाम है JDK। सेकंड आता है आपका एप्लेट्स। एप्लेट्स क्या होते हैं? एप्लेट्स भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये जावा के अंदर सब प्रोग्राम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं, ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम के अंदर भी प्रोग्राम को सब प्रोग्राम बोलते हैं। ये जो सब प्रोग्राम होते हैं ना, वो मेन प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। ये जो सब प्रोग्राम होते हैं ना, वो मेन प्रोग्राम को रन कराने में सहायक होते हैं। या हम ये कह सकते हैं, एक बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसको अपने एक साथ रन नहीं करा सकते, तो उसके भी अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम बना दिए जाते हैं, उन्हें सब प्रोग्राम कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक एप्लेट्स होता है जो सब प्रोग्राम के रूप में जावा के अंदर यूज किया जाता है। दूसरी बात, इसका सोर्स कोड स्ट्रक्चर भी होता है। अगर अपन किसी भी एप्लीकेशन को बना रहे हैं, अगर अपन किसी भी एप्लेट्स को बना रहे हैं, तो उनके लिए प्रारूप कौन तैयार करेगा? यहाँ पर स्ट्रक्चर का अर्थ प्रारूप से होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो पहले आप उसका प्रारूप तैयार करते हो, अर्थात आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, जिससे चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। आप कोई भी चीज़ को डायरेक्ट बनाओगे तो इतनी जल्दी नहीं बनती, क्यों? आपको स्टेप नहीं मालूम रहती है। और अगर आप किसी का प्रारूप पहले से तैयार कर लेते हैं कि पहले अपने किसकी कोडिंग करनी है, बाद में किसकी कोडिंग करनी है, उसके बाद में किसकी कोडिंग करनी है, तो इन सभी का अगर आप पहले से प्रारूप बना लेते हो तो इससे क्या हो जाता है, आपके प्रोग्राम को बनाना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपका जो जावा प्रोग्रामिंग का है पहला स्टेप है JDK। इसमें सब बेसिक चीज़ें वेब पेज से, एप्लीकेशन से, सब प्रोग्राम से संबंधित तैयार की जाती हैं। साथ में उसका प्रारूप भी तैयार किया जाता है। प्रारूप तैयार करने के बाद हम उसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। और इसका सेकंड स्टेप है JVM, जिसका फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। वहाँ पर हमने सारी चीज़ बना के तैयार कर ली। अब हमें वो इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ पर उन चीज़ों के माध्यम से हम उनको रन कराते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज के रूप में मिलता है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज के रूप में मिलता है जिसका यूज जावा प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए किया जाता है। अपने फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन बना लिए, एप्लेट्स बना ली, सोर्स स्ट्रक्चर का तैयार कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्रोग्राम को बनाने के बाद, एप्लीकेशंस को बनाने के बाद एक रन कराने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का काम कौन करता है, JVM। तो ये जो JVM सॉफ्टवेयर होता है ना, वो JVM सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने एप्लीकेशंस को यहाँ पर रन कराते हैं और ये देखते हैं ये सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें अपना बनाने के बाद जब रन कराते हैं तो हमें इंटरप्रेटर भी कराना पड़ता है, कंपाइल भी कराना पड़ता है। आपको पता है कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो टोटली अल्फ़ाबेट्स पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं, अल्फ़ाबेट्स पर आधारित होती हैं। किसके अल्फ़ाबेट्स पर, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पर आधारित होती है। जबकि कंप्यूटर को इंग्लिश तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसकी अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है जो 0-1 पर काम करती है। कंप्यूटर केवल 0-1 समझता है, सारी प्रोसेसिंग भी 0-1 के रूप में करता है, जिसे अपन बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। और जबकि अपनी हाई जो लेवल लैंग्वेज होती है वो टोटली इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पर आधारित होती है। उन्हीं में से अपनी जावा लैंग्वेज भी है। जावा तो अपनी साथ साथ में हाई लेवल के साथ साथ में ऑब्जेक्ट लैंग्वेज भी है। तो ये लैंग्वेज तो कंप्यूटर पर डायरेक्ट रन नहीं हो सकती, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से इसको कंप्यूटर पर रन करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर पर सही तरीके से कार्य कर सके, इसके लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं। साथ में दोस्तों इसमें एक चीज़ और होती है, हम ये भी देखते हैं कि रन कराने के टाइम हमारे एप्लीकेशंस में कोई एरर तो नहीं आ रही, किस तरीके से रन होगा, सही हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका आउटपुट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम सेकंड स्टेप में हम यूज करते हैं। ऐसे एक आर्चिव होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट तैयार किए जाते हैं, या कुछ अन्य डेवलपमेंट टूल्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये जावा वर्चुअल मशीन के जो कोर क्लासेस होते हैं वो सपोर्टिंग फाइल के रूप में इसमें शामिल होती है। सपोर्टिंग फाइल समझते हो दोस्तों, जो उसको सही तरीके से रन कराने में सहायक होती है। ये अपना सेकंड का था। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा, एप्लीकेशन बनाना है, उसके लिए प्रारूप तैयार करना है।
सेकेंड स्टेप में हमने क्या सीखा कि जो फर्स्ट स्टेप में हमने प्रारूप तैयार किया था, एप्लीकेशन तैयार किया था, उसको रन कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज के रूप में एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिस पर वो रन हो। रन होने के बाद हमें ये भी देखना है कि किस तरीके से रन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये दोनों स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस चीज़ को दोबारा से समझाएंगे आपको। और इसमें अभी हम जावा के बारे में बेसिक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक छोटे से वीडियो के अंदर जावा की क्लास कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसके ऊपर 4-5 क्लास बनाई जाएंगी तब ये कंप्लीट होगी। लेकिन दोस्तों अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन से संबंधित होते हैं। क्या ना, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम इसमें अभी प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी लेंगे तो ये बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी और कम से कम ये 4-5 घंटे की क्लास जाएगी। तो हमें अपने अभी केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखने हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाले हैं, जो हमारे टीओ के एग्जाम में आने वाले हैं, पटवारी के एग्जाम में आने वाले हैं, उससे संबंधित। अब हम थर्ड स्टेप सीखते हैं कि उसका क्या कार्य होता है। थर्ड स्टेप होता है अपना JRE, जावा वर्चुअल मशीन। ये एक अब्स्ट्रक्टेड मशीन होती है जिसके जरिए अपन जावा प्रोग्राम्स को रन किया जाता है। और जब भी हम सोर्स कोड को लिखते हैं तब उसको कंपाइल करने के लिए जावा कंपाइलर के जरिए उसे बाइट कोड करके जनरेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने एप्लीकेशन बना लिया, सेकंड स्टेप में हमने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया और तीसरे स्टेप में हमने इसको क्या कर दिया, मशीन पर रन करा दिया। और जैसे ही इस पर हमने मशीन को रन करा दिया तो उसका सोर्स प्रोग्राम भी कंपाइलर के द्वारा किस में कन्वर्ट करते हैं, अपन बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कंपाइल होने के बाद कंप्यूटर पे किस कोड के रूप में जनरेट होती है या किस कोड के रूप में प्रोसेस की जाती है, तो वो बाइट कोड होता है। दोस्तों बाइट कोड भी 0-1 का ही फॉर्म होता है। जैसे अपना बिट कोड होता है वैसे ही बाइट कोड भी होता है, बस बिट कोड से बड़ा अपना जो होता है बाइट कोड होता है। आपको पता है कि बिट कोड में 0 और 1 दो ही होते हैं। अगर हम बाइट कोड की बात करेंगे तो अपने 0-1 के ऐसे समूह 8 कोड यूज किए जाते हैं तब एक बाइट बनता है। तो दोस्तों जो जावा लैंग्वेज है वो अपनी मशीन पर जब रन होती है तब जो अपना कंपाइलर होता है जावा लैंग्वेज के सोर्स प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में। और यहाँ पर जो बाइट कोड में कन्वर्ट किया गया है ये बाइट कोड ऑब्जेक्टिव कोड के रूप में भी जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। इसी बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने ऊपर ही सीख लिया कि जो मशीन होती है, जो अपनी जावा वर्चुअल मशीन होती है, वो डेटा को प्रोसेस करती है, वो डेटा को एग्जीक्यूशन करती है। वो किसके रूप में करती है, आपके बाइट कोड के फॉर्म में करती है, और जिसके अंदर इंटरप्रेटर रहता है जो प्रोग्राम को रन करवाता है और जो कंप्यूटर जावा प्रोग्राम को रन करती है। इसमें क्या होता है कि जो अपने मशीन होती है JRE, जावा वर्चुअल जो मशीन होती है ना अपनी, उसके अंदर इंटरप्रेटर पहले से मौजूद होता है जो उस प्रोग्राम को रन करवा देता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम रन किया जाता है वो लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो इंटरप्रेटर होता है वो किसी भी प्रोग्राम को कैसे चेक करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होती है लेकिन ये प्रोग्राम को रन करवाता है और उस प्रोग्राम को फिर कंप्यूटर पर भी रन करवाता है। क्लियर दोस्तों, ये 3 स्टेप थे। पहले स्टेप हमने क्या सीखा, फिर रिपीट करते हैं। जावा प्रोग्राम को तैयार किया गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या सीखा, उसको एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। तीसरे स्टेप में हमने उसको रन कर दिया और उसके सोर्स कोड को भी मशीन पर कन्वर्ट कर दिया जिससे कार्य करने के लिए वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो प्रोसेस होती है वो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सोर्स से लेकर ऑब्जेक्ट तो करने की कंप्लीट प्रोसेस होती है, जिसके 3 चरण होते हैं, जिसके 3 स्टेप होते हैं और जो अपनी पूरी प्रोसेसिंग इन तीनों स्टेप में कर लेती है। पहले में प्रारूप डिफाइन करना, सेकंड स्टेप में क्या करना दोस्तों, प्लेटफॉर्म बनाना, और तीसरे पे कंप्यूटर पर रन करा देना। ये तीनों आपके स्टेप होते हैं वो कंप्लीट प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में। अदर फीचर्स के बारे में अगर अपन जानकारी लें तो ये C भाषा के सिंटैक्स पर बेस्ड होती है। C++ भाषा होती है जिसका एक्सटेंशन नेम .cpp होता है, ये उसके एक्सटेंशन नेम पर बेस्ड है, लेकिन ये C की तुलना में बहुत ही आसान और अधिक स्टेबल थी।
नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी भी प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा इसका पॉइंट है कि अपन जो जावा लैंग्वेज होती है, अपने ये नहीं देखना कि इस पर रन होगी कि नहीं होगी, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो जाती है, किसी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पर रन हो जाती है। आप अपने लाइनेक्स पे भी रन कर सकते हो, यूनिक्स पे भी रन कर सकते हो, मैक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे जो एप्पल का होता है उस पर भी रन कर सकते हो, और अपनी विंडो पे भी रन हो सकती है, क्योंकि ये इसका एक जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो एक मल्टी के रूप में बनाते हैं, एक मल्टी प्लेटफॉर्म के रूप में बनाते हैं कि इसको अपन किसी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में उसको रन कर सकती है। किसी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से रन हो सकती है। और इंटरनेट की तो सारी फाइलें आपकी जो होती है वो जावा पर ही रन होती हैं। आगे देखते हैं, जावा लैंग्वेज के अंदर कुछ सब प्रोग्राम यूज किए जाते हैं जिन्हें हम एप्लेट्स के रूप में जाने जाते हैं। ये हमने ऊपर भी पॉइंट सीखा था कि जावा लैंग्वेज के अंदर कुछ अदर भी सब प्रोग्राम यूज किए जाते हैं जो एप्लेट्स के रूप में यूज होते हैं। और आगे बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके कारण हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी प्रोग्राम बनाना है वो किसी हार्डवेयर पर निर्भर नहीं होगा। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें किसी भी मशीन के हार्डवेयर के बारे में कोई जानकारी करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो जाएगी। अगर ये हार्डवेयर पर दोस्तों निर्भर होती तो ये सभी पर प्लेटफॉर्म पर रन नहीं हो सकती थी। क्यों? हर मशीन का, हर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। विंडो की अलग होती है, एंड्रॉयड की अलग होती है, मैक की अलग होगी। लेकिन ये कैसी है? इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, एक स्वतंत्र लैंग्वेज है जिसे अपन किसी पर भी रन करा सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मशीन के बारे में जानकारी होना कोई आवश्यक नहीं होता है। सेकंड पॉइंट पर हम देखते हैं कि जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग का मतलब होता है यहाँ पर इसमें एक समय में एक से ज़्यादा टास्क किए जा सकती है। एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम इस पर रन किए जा सकते हैं, एक से ज़्यादा कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए इस लैंग्वेज को मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। यहाँ पर मल्टी थ्रेडेड का भी मतलब यही होता है कि एक बड़े प्रोग्राम के अनेक छोटे छोटे टुकड़े करके उनको एक साथ रन करा दो, और जब सारे प्रोग्राम के टुकड़े एक साथ रन होंगे तो मल्टीटास्किंग के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सिंपल लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज पिछली लैंग्वेज जैसे C++ जैसी लैंग्वेज से सिंपल होती है, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली भी लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये था अपना लैंग्वेज के बारे में, जावा लैंग्वेज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। अपन और भी इसके बारे में सीखेंगे अभी, लेकिन अभी अपन एग्जाम बेस पढ़ रहे हैं। तो अपन जितनी भी अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं जिनसे कंप्यूटर के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आते हैं, उन सभी लैंग्वेज का अपन वीडियो लेके आएंगे, और प्रत्येक वीडियो आपको 1 वीक में एक वीडियो आपको मिलेगा अभी। फिर धीरे धीरे हम कंटिन्यू भी स्टार्ट करेंगे। अब उन सारे कंप्यूटर के टॉपिक कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने जो कंपटीशन से संबंधित टॉपिक होता है उसमें से एक भी क्वेश्चन अपना छूटना नहीं चाहिए, और अपने एग्जाम की अपन अच्छे से तैयारी भी कराएंगे। आपको MCQ भी आपके लिए लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। जो लैंग्वेज का आपको पढ़ाई जाएगी, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक से संबंधित ही आपको MCQ भी लगवाई जाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो भी पटवारी की TO की ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट है, आप उनको शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।